नमस्कार और स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बुक्स की हिंदी ऑडियो समरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों ट्रेडर्स को दिन प्रतिदिन की मार्केट चालों को समझने और मुनाफा कमाने की राह दिखाई है। डे ट्रेडिंग ऑनलाइन लिखी है क्रिस्टोफर फेरेल ने। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे प्रोफेशनल डे ट्रेडर्स तेजी से फैसले लेते हैं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं और हर दिन ट्रेडिंग के जटिल खेल को जीतते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। आपकी जिज्ञासा को समझते हुए मैं आपको डे ट्रेडिंग ऑनलाइन दूसरा संस्करण, डे ट्रेड ऑनलाइन सेकंड एडिशन नामक पुस्तक से प्राप्त जानकारी के आधार पर हर अध्याय का विस्तृत और मानवीय तरीके से हिंदी में वर्णन प्रदान करूंगा। यह पुस्तक क्रिस्टोफर फेरेल द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध ट्रेडिंग गाइड है। इसका लक्ष्य आपको ये सिखाना है कि आप इंटरनेट के माध्यम से स्टॉक का व्यापार करके लगातार मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ये आपको वॉल स्ट्रीट के अंदरूनी रहस्यों को समझने और बड़ी ट्रेडिंग फर्मों को उन्हीं के खेल में मात देने में मदद करेगी। चलिए, अब हम इसके अध्यायों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रस्तावना, प्रेफस। इस पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक क्रिस्टोफर फेरेल हमें अपनी निजी डे ट्रेडिंग यात्रा से परिचित कराते हैं। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने वॉल स्ट्रीट में एक बॉन्ड ट्रेडर के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन जल्द ही ये महसूस किया कि उन्हें दूसरों को अमीर बनाने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के उदय ने उन्हें अपने दम पर व्यापार करने का अवसर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वॉल स्ट्रीट पर काम किए बिना भी इस खेल में भाग लेना संभव है। फेरेल ने डे ट्रेड ऑनलाइन को कई कारणों से लिखा। सबसे पहले यह दर्शाने के लिए कि बाय एंड होल्ड, खरीदना और लंबे समय तक बनाए रखना रणनीति के अलावा भी निवेश के विकल्प मौजूद हैं। दूसरा, ये खुलासा करने के लिए कि कैसे वॉल स्ट्रीट की फर्मों का व्यवसाय अक्सर आम जनता के खिलाफ ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाना होता है। वे बताते हैं कि कैसे उनकी लाभप्रदता निवेशकों के खर्च पर होती है, लेकिन यह भी सिखाते हैं कि कैसे आप इस हाउस एज का फायदा उठा सकते हैं और पासा पलट सकते हैं। तीसरा, यह पुस्तक स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़े आम मिथकों को दूर करती है, जैसे कि डे ट्रेडिंग केवल अस्थिर नैस्डैक स्टॉक में ही काम करती है या इसके लिए हमेशा तेजी वाले बाजार की जरूरत होती है। लेखक उन आलोचकों को चुनौती देते हैं जो कहते हैं कि डे ट्रेडिंग काम नहीं कर सकती। उनका मानना है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) की विशेषज्ञ प्रणाली स्पेशलिस्ट सिस्टम में निहित अक्षमताओं का फायदा उठाया जा सकता है। फेरेल, जिन्होंने 11 वर्षों में $3 बिलियन से अधिक के स्टॉक का कारोबार किया है, ये साबित करते हैं कि एक स्वतंत्र ऑनलाइन ट्रेडर, इंडिपेंडेंट ऑनलाइन ट्रेडर, बड़ी वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग फर्मों का मुकाबला कर सकता है और उनसे आगे निकल सकता है, बशर्ते उन्हें उनके रहस्य पता हों और वे उन्हीं के खेल में उन्हें हराना जानते हों। वह जोर देकर कहते हैं कि डे ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का जरिया, गेट रिच क्विक एंडेवर, नहीं है। यह एक जोखिम भरा व्यवसाय है जिसकी विफलता दर अधिक है, खासकर यदि आप बाजार के नियमों को नहीं समझते हैं। इसका मुख्य संदेश है कि आपको अपनी मेहनत की ट्रेडिंग पूंजी की रक्षा करनी चाहिए और तभी जोखिम लेना चाहिए जब ऑड्स आपके पक्ष में हों। ऑड्स आर इन योर फेवर। पुस्तक का लक्ष्य पाठक को एक निवेशक के बजाय बाजार निर्माता, मार्केट मेकर या NYSE विशेषज्ञ के दिमाग से बाजार को देखना सिखाना है, ताकि आप उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से खरीद और बिक्री देख सकें जो आपके व्यापार का दूसरा पक्ष ले रहा है। अंत में लेखक नोट करते हैं कि 2008 के क्रेडिट संकट जैसे बाजार के दबाव के बावजूद आपूर्ति और मांग में असंतुलन के कारण व्यापारियों के लिए हमेशा अवसर मौजूद रहेंगे। ये बाजार अस्थिरता और जोखिम के उच्च स्तर के साथ आता है, लेकिन सही ज्ञान के साथ लाभ के अवसर भी लाता है। परिचय, इंट्रोडक्शन। इस खंड में लेखक क्रिस्टोफर फेरेल बताते हैं कि आज का स्टॉक बाजार पहले से कहीं अधिक अस्थिर है, जहां कुछ ही सेकंड में भाग्य बन या बिगड़ सकते हैं। वह नौसिखिए व्यापारियों को चेतावनी देते हैं कि बाजार का सम्मान करना जरूरी है,
क्योंकि बिना जोखिम की समझ के प्रवेश करने वाले अधिकांश डे ट्रेडर पैसा गंवा देते हैं। पुस्तक का मुख्य प्रश्न यह है कि एक डे ट्रेडर के रूप में जीविका कमाने की कुंजी क्या है? इसका उत्तर वॉल स्ट्रीट की कार्यप्रणाली में निहित है। बड़ी ब्रोकरेज फर्म, बैंक और ट्रेडिंग हाउस स्टॉक का व्यापार करके अरबों डॉलर का मुनाफा कैसे कमाते हैं? एक डे ट्रेडर के रूप में आप भी वॉल स्ट्रीट की तरह ही व्यापार कर रहे हैं, और सिस्टम को समझना और उसका फायदा उठाना मुनाफा कमाने का एकमात्र तरीका है। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि स्टॉक वास्तव में कैसे ट्रेड करते हैं, बाजार निर्माता प्रणाली, मार्केट मेकर सिस्टम, विशेषज्ञ की भूमिका, रोल ऑफ द स्पेशलिस्ट और बिडास्क स्प्रेड की यांत्रिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अंततः यह आपको विशिष्ट रणनीतियां सिखाएगी जो आपको ट्रेडिंग के अवसर पहचानने और अल्पावधि की अक्षमताओं का लाभ उठाने में मदद करेंगी। पुस्तक के 16 प्रमुख विषय, 16 मेजर थीम्स इस प्रकार हैं। 1. वॉल स्ट्रीट का लक्ष्य। वॉल स्ट्रीट अपने ग्राहकों के खिलाफ ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाता है, उनके खर्च पर लाभ अर्जित करता है। 2. डे ट्रेडर का लाभ। डे ट्रेडर वॉल स्ट्रीट को उसी के खेल में हराकर मुनाफा कमाते हैं। 3. अल्पावधि बनाम दीर्घावधि। डे ट्रेडिंग का दीर्घावधि निवेश से बहुत कम लेना देना है। खरीदे और पकड़े के सिद्धांत लागू नहीं होते। 4. आपूर्ति और मांग का शोषण। डे ट्रेडिंग स्टॉक के व्यापार में अस्थायी आपूर्ति और मांग असंतुलन का अनुमान लगाने और उसका फायदा उठाने की कला है, जो कुछ घंटों, मिनटों या केवल सेकंड तक रह सकता है। 5. बाजार की अक्षमताएं। डे ट्रेडिंग के अवसर मौजूद हैं क्योंकि अल्पावधि में स्टॉक बाजार अक्षम, तर्कहीन और अपूर्ण है, जिसका त्वरित मुनाफे के लिए फायदा उठाया जा सकता है। 6. हाउस एज का अस्तित्व। स्टॉक ट्रेडिंग में एक कैसीनो की तरह ऑड्स, जीतने की संभावना हमेशा घर, वॉल स्ट्रीट के पक्ष में होते हैं। 7. बिड आस्क स्प्रेड का प्रभाव। घर यानी वॉल स्ट्रीट फर्म जैसे एनवाईसी विशेषज्ञ, एनवाईसी स्पेशलिस्ट्स और नैस्डैक मार्केट मेकर्स बिड आस्क स्प्रेड नामक एक तंत्र के माध्यम से मुनाफा कमाते हैं, जिसके कारण आम जनता को नुकसान होता है। 8. अधिकांश डे ट्रेडर्स का नुकसान। अधिकांश डे ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं क्योंकि सिस्टम उनकी विफलता की ओर रुझान रखता है। बिड आस्क स्प्रेड के कारण घर के खिलाफ लगातार लाभ कमाना मुश्किल होता है। 9. सही अवसरों का चयन। डे ट्रेडर्स को तभी व्यापार करना चाहिए जब उनके पास कोई किनारा, एज हो, जब ऑड्स उनके पक्ष में हो। ऑड्स आर इन देयर फेवर। 10. घर के साथ व्यापार। ऑड्स केवल तभी सही मायने में डे ट्रेडर के पक्ष में होते हैं जब वे घर के साथ व्यापार करते हैं, यानी एनवाईसी फ्लोर पर विशेषज्ञों के समान पक्ष में होते हैं। 11. बिड पर खरीदना, आस्क पर बेचना। एनवाईसी में नियम हैं जो व्यक्तिगत व्यापारियों को घर के साथ दाव लगाने की अनुमति देते हैं, जिससे उन्हें वॉल स्ट्रीट के समान लाभ मिलता है, जिसे बिड पर खरीदना और आस्क पर बेचना, बाइंग ऑन द बिड एंड सेलिंग ऑन द आस्क कहा जाता है। 12. स्कैल्पिंग। बिड आस्क स्प्रेड का फायदा उठाना स्कैल्पिंग कहलाता है, और ये वह तरीका है जिससे डे ट्रेडर वॉल स्ट्रीट से मुनाफा छीनते हैं। 13. बिना गति वाले स्टॉक में लाभ। बिड आस्क स्प्रेड का फायदा उठाकर डे ट्रेडर उन स्टॉक में भी लगातार कम जोखिम वाले मुनाफे कमा सकते हैं जो चलते नहीं हैं। 14. अस्थिर स्टॉक की आवश्यकता नहीं। डे ट्रेडर्स को जीविका कमाने के लिए अस्थिर स्टॉक का व्यापार करने की जरूरत नहीं है। 15. एनवाईसी में बदलाव। एनवाईसी में हाल के संरचनात्मक बदलाव, जिनमें हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मॉडल और विशेषज्ञों की ऑर्डर बुक की बढ़ी हुई पारदर्शिता शामिल है, ने अल्पावधि के सट्टेबाजों के लिए अधिक अनुकूल ट्रेडिंग स्थितियां बनाई हैं। 16. बढ़ा हुआ अवसर। हालांकि खेलने का क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से समान नहीं है, एनवाईसी में इन परिवर्तनों ने एनवाईसी विशेषज्ञों के ट्रेडिंग लाभ को कम कर दिया है, जिससे डे ट्रेडर्स के लिए घर के साथ दाव लगाने के अवसर बहुत बढ़ गए हैं। अनुभाग I, डे ट्रेडर की दुनिया, सेक्शन I, दी वर्ल्ड ऑफ द डे ट्रेडर। अध्याय 1, पूंजीवाद की अति का फायदा उठाना। चैप्टर 1, एक्सप्लॉटिंग द एक्सेसेस ऑफ कैपिटलिज्म। इस अध्याय में
हम डे ट्रेडिंग की दुनिया को गहराई से देखते हैं, खासकर ये समझने के लिए कि वॉल स्ट्रीट की शीर्ष ट्रेडिंग फर्म, टॉप ट्रेडिंग फर्म्स ऑन वॉल स्ट्रीट, साल दर साल इतना पैसा कैसे कमा पाती हैं। लेखक इसकी तुलना लास वेगास कैसीनोज में मौजूद हाउस एज से करते हैं। जैसे कैसीनो में एक मामूली सांख्यिकीय लाभ होता है, वैसे ही वित्तीय बाजारों में वॉल स्ट्रीट के पास भी एक अदृश्य शक्ति है जिसे बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। ये स्प्रेड का ही वह तंत्र है जो आम निवेशकों से धन को वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज फर्मों के हाथों में स्थानांतरित करता है। लेखक बताते हैं कि दशकों से स्टॉक ट्रेडिंग पर वॉल स्ट्रीट के कुछ चुनिंदा लोगों का वर्चस्व, वर्चुअल मोनोपोली रहा है। उन्हें त्वरित व्यापार और समय पर जानकारी तक विशेष पहुंच प्राप्त थी, जबकि आम निवेशक के पास कोई मौका नहीं था। इसके अलावा पहले के समय में उच्च कमीशन दरें, हाई कमीशंस, आम व्यक्तियों को सक्रिय रूप से व्यापार करने से रोकती थीं। लेकिन अब समय बदल गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण घर से व्यापार करने वाले व्यक्ति को वही लाभ मिल सकते हैं जो वॉल स्ट्रीट की फर्मों ने दशकों से कमाए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कुछ ही सेकंड में निष्पादित हो सकते हैं और लागत कुछ डॉलर ही होती है। हालांकि लेखक स्वीकार करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडर्स अभी भी बाजार के अंदरूनी लोगों, इनसाइडर्स इन द मार्केट प्लेस, यानी मार्केट मेकर्स और एनवाईसी विशेषज्ञों, एनवाईसी स्पेशलिस्ट्स की तुलना में मामूली प्रतिस्पर्धी नुकसान में है। द हाउस एज डे ट्रेडिंग का मूल आधार बाजार में छोटी छोटी अक्षमताओं से लाभ कमाना है। यह एक शून्य राशि खेल, जीरो सम गेम, जिसका अर्थ है कि आपका लाभ किसी और के नुकसान पर आता है, कभी वॉल स्ट्रीट फर्मों के खर्च पर, कभी आम जनता के। कैसीनो की तरह वॉल स्ट्रीट के पास भी एक सांख्यिकीय लाभ है, और वे तभी जोखिम लेते हैं जब ऑड्स उनके पक्ष में हों। ऑड्स आर इन द हाउसेस फेवर। सफल डे ट्रेडर को ब्लैक जैक में कार्ड काउंटर इन ब्लैक जैक की तरह तभी दाव लगाना चाहिए जब ऑड्स उनके पक्ष में हों। बिड आस्क स्प्रेड यह वह तंत्र है जिसके माध्यम से बड़ी ट्रेडिंग फर्म अल्पावधि व्यापार लाभ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कमाती हैं। मार्केट मेकर्स, जिन्हें एनवाईसी पर विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट्स कहा जाता है, और नैस्डैक पर कई न्यूमरस फर्म्स स्टॉक की खरीद और बिक्री में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। उनका काम व्यवस्थित बाजार, ऑर्डरली मार्केट बनाए रखना है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा स्टॉक के खरीदार और विक्रेता दोनों होते हैं। हालांकि वे यह सेवा मुफ्त में नहीं देते। जिस कीमत पर एक विशेषज्ञ आपको स्टॉक बेचता है, वह हमेशा उस कीमत से अधिक होगी जिस पर वह आपसे खरीदने को तैयार होता है। यह कीमत में अंतर या मार्कअप ही उनका मुनाफा है। यह उनके द्वारा लिए गए जोखिम के लिए एक क्षतिपूर्ति है। स्प्रेड स्टॉक की अस्थिरता के आधार पर निर्धारित होता है। अधिक अस्थिर स्टॉक में स्प्रेड अक्सर अधिक चौड़ा होता है। एक चौड़ा स्प्रेड विशेषज्ञों को बाजार में अचानक बदलाव के खिलाफ खुद को बचाने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि हालांकि ऑनलाइन ट्रेडर्स को बाजारों तक पहले से कहीं अधिक पहुंच प्राप्त है, वे अभी भी मार्केट मेकर्स और विशेषज्ञों, स्पेशलिस्ट्स की तुलना में थोड़ा प्रतिस्पर्धी नुकसान में हैं। हालांकि विनियामक एजेंसियां, रेगुलेटरी एजेंसीज व्यक्तिगत निवेशकों के हितों की रक्षा करती हैं। एनवाईसी पर नियम हैं जो विशेषज्ञों को ग्राहकों के ऑर्डर को अपने स्वयं के ऑर्डर पर प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करते हैं। यह डे ट्रेडर्स के लिए एक जबरदस्त अवसर पैदा करता है, क्योंकि वे विशेषज्ञों की तरह ही व्यापार कर सकते हैं और हाउस एज का लाभ उठा सकते हैं। इसका अर्थ है कि डे ट्रेडर बिड पर खरीदकर और आस्क पर बेचकर, बाइंग ऑन द बिड एंड सेलिंग ऑन द आस्क, आम जनता के ऑर्डर प्रवाह से लाभ कमा सकते हैं। लेखक जोर देते हैं कि डे ट्रेडर को बिड आस्क स्प्रेड में संकेतों की तलाश करनी चाहिए। ये पता लगाना कि खरीदार और विक्रेता कहाँ टिके हुए हैं, where the buyers and sellers stack up, अल्पावधि व्यापार में मुनाफे की क्षमता को समझने की कुंजी है।
अनुभाग 2 डे ट्रेडिंग का परिचय। सेक्शन 2 इंट्रोडक्शन टू डे ट्रेडिंग। अध्याय 2 ट्रेडिंग 101 बुरी खबर पर खरीदना और अच्छी खबर पर बेचना। चैप्टर 2 ट्रेडिंग 1 बाइंग ऑन बैड न्यूज एंड सेलिंग ऑन गुड न्यूज। इस अध्याय में हम डे ट्रेडर की मानसिकता और बाजार को देखने के उनके अनूठे तरीके को समझते हैं। जहां दीर्घावधि निवेशक मूलभूत सिद्धांतों फंडामेंटल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं डे ट्रेडर केवल आपूर्ति और मांग सप्लाई एंड डिमांड के नजरिए से बाजार को देखते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि बाजार समग्र रूप से कैसा प्रदर्शन कर रहा है या स्टॉक अतिमूल्यांकित है या कम मूल्यांकित। डे ट्रेडर एक मध्यस्थ मिडलमैन के रूप में कार्य करते हैं। उनका काम कम कीमत पर स्टॉक खरीदना और उसे उच्च कीमत पर बेचना है, ठीक वैसे ही जैसे एक सफल मध्यस्थ किसी भी सामान के साथ करता है। वे बाजार में अस्थायी खरीदार टेम्पररी बायर्स बन जाते हैं जब बाजार को खरीदारों की जरूरत होती है, और अस्थायी विक्रेता टेम्पररी सेलर्स बन जाते हैं जब बाजार को विक्रेताओं की जरूरत होती है। यह विपरीत रणनीति कॉन्ट्रेरियन अप्रोच वॉल स्ट्रीट भी इसी तरह काम करता है। लेखक हिट सिंगल्स नॉट होम रन्स हिट सिंगल्स नॉट होम रन्स की अवधारणा पर जोर देते हैं। सफल डे ट्रेडर बड़े एकमुश्त मुनाफे कमाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ऐसे व्यापारों में बड़े नुकसान का भी जोखिम होता है। इसके बजाय वे अतिपतले मुनाफों रेजर थिन प्रॉफिट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मुनाफा प्रति शेयर कुछ सेंट का बड़ी मात्रा में व्यापार करने पर हजारों डॉलर तक जुड़ सकता है। उदाहरण के लिए 1000 शेयरों पर 10 सेंट का मुनाफा $100 होता है, और यदि आप इसे दिन में 4 बार करते हैं तो ये कमीशन से पहले $400 हो सकता है। ब्रोकरेज कमीशन ब्रोकरेज कमीशंस डे ट्रेडर के मुनाफे को खा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि एक दिन में 30 से 50 ट्रेड करने से कमीशन में सैकड़ों डॉलर लग सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेड की लागत $10 से कम होती है, लेकिन यदि आप सही से व्यापार नहीं करते हैं तो लेन देन लागत आपकी पूंजी को नष्ट कर देगी। इसलिए डे ट्रेडर को बहुत कम गलती की गुंजाइश होती है और उन्हें गलत होने की तुलना में अधिक बार सही होना पड़ता है। भय पर खरीदे लालच पर बेचें। बाय इन ऑन फियर सेल इन ऑन ग्रीड यह पुस्तक के केंद्रीय विषयों में से एक है। डे ट्रेडर को तभी पूंजी जोखिम में डालनी चाहिए जब ऑड्स उनके पक्ष में हों। ऑड्स स्विंग ड्रास्टिकली इन देयर फेवर। बुरी खबर बैड न्यूज और अच्छी खबर गुड न्यूज बाजार में बड़े आपूर्ति मांग व्यवधान सप्लाई एंड डिमांड डिसरप्शंस पैदा करती हैं, जिससे त्वरित मुनाफे के अच्छे अवसर मिलते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि ये व्यापार ट्रेडिंग के खुलने पर एट द ओपन ऑफ ट्रेडिंग किए जाने चाहिए। जब बुरी खबर आती है तो निवेशक घबराहट में स्टॉक बेचते हैं, जिससे खुलने पर भारी बाजार बिक्री ऑर्डर मार्केट सेल ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। एनवाईसी विशेषज्ञ को इन बिक्री आदेशों को खरीद आदेशों से मेल खाना होता है, और यदि पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते हैं तो स्टॉक खुलने से पहले विशेषज्ञ कीमत को तब तक समायोजित करेगा जब तक खरीदार और विक्रेता सहमत न हों। ये अक्सर बाजार का निचला स्तर मार्केट बॉटम बनाता है, और चौकस डे ट्रेडर इस निचले स्तर पर खरीद सकते हैं और कुछ ही मिनटों बाद उछाल में बेच सकते हैं। इसके विपरीत अच्छी खबर पर स्टॉक काफी ऊंचा खुलता है। डे ट्रेडर के लिए खुलने पर अच्छी खबर पर स्टॉक खरीदना पैसा गंवाने का एक निश्चित तरीका है। ये बाजार का शीर्ष मार्केट टॉप बनाता है, और डे ट्रेडर को इस व्यापार के दूसरे पक्ष पर होना चाहिए, यानी जब जनता खरीद रही हो तो डे ट्रेडर को बेचना चाहिए। धीमा निष्पादन द स्लो एग्जीक्यूशन ऑनलाइन डे ट्रेडर के सामने आने वाली सबसे बड़ी कमियों में से एक है। वॉल स्ट्रीट के पास हमेशा आपसे तेज खिलाड़ी होंगे। तेज चलते बाजारों में अस्थिर स्टॉक का व्यापार करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई एक ही आपूर्ति मांग चित्र देख रहा होता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि यदि आप तेज बाजारों में वॉल स्ट्रीट के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो आप हारेंगे, क्योंकि आप अक्सर सबसे खराब कीमत पर भरे जाएंगे। लेखक की व्यक्तिगत प्राथमिकता सूचीबद्ध स्टॉक NYSE लिस्टेड स्टॉक्स का व्यापार करना है,
क्योंकि उन्हें लगता है कि NYSE नैस्डैक की तुलना में लाभप्रद रूप से व्यापार करना आसान है। NYSE के नियम छोटे निवेशकों और डे ट्रेडर्स के लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं। अनुभाग 3, वॉल स्ट्रीट को उसी के खेल में कैसे हराएं। सेक्शन 3, हाउ टू बीट वॉल स्ट्रीट एट इट्स ओन गेम। इस खंड का मुख्य विचार ये है कि वॉल स्ट्रीट अपने ग्राहकों के खिलाफ व्यापार करता है। वॉल स्ट्रीट इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग अगेंस्ट इट्स कस्टमर्स। वे कमजोरी पर खरीदते हैं और ताकत पर बेचते हैं। जब जनता डरी हुई होती है, वॉल स्ट्रीट लालची होता है, और जब जनता लालची होती है, वॉल स्ट्रीट मुनाफा कमाता है। सफल होने के लिए डे ट्रेडर को वॉल स्ट्रीट के पेशेवरों की तरह ही सोचना और व्यापार करना चाहिए। अध्याय 3, वॉल स्ट्रीट के हितों के टकराव का फायदा उठाना। मार्केट ऑर्डर बनाम लिमिट ऑर्डर। चैप्टर 3, एक्सप्लॉटिंग वॉल स्ट्रीट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट ऑर्डर्स वर्सेस लिमिट ऑर्डर्स। यह अध्याय वॉल स्ट्रीट के निहित हितों के टकराव, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर प्रकाश डालता है। ब्रोकरेज फर्म ग्राहकों को प्रतिभूतियां खरीदने या बेचने की सलाह देती हैं, जबकि स्वयं उन ट्रेडों का दूसरा पक्ष लेती हैं। लेखक पूछते हैं कि यदि कोई स्टॉक इतना शानदार खरीद है, तो फर्म इसे अपने पास क्यों नहीं रखती? इसका उत्तर अल्पावधि ट्रेडिंग मुनाफे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, में निहित है। जब ग्राहक खरीदते हैं तो फर्म अक्सर स्टॉक को मार्कअप कीमत, मार्कड प्राइस, पर फ्लिप करके पैसा कमाती है। यह अक्सर विश्लेषक की सिफारिशों, एनालिस्ट रिकमेंडेशंस, का उपयोग करके किया जाता है, जो मजबूत खरीदारी की मांग पैदा करती हैं, जिससे फर्म बड़े पदों को मुनाफे पर बेच पाती हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर्स, जो आम जनता द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, वित्त की दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक मूर्खताओं, ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक फॉलीज, में से एक हैं। जब निवेशक मार्केट ऑर्डर का उपयोग करते हैं तो वे व्यापार के प्रतिपक्ष, काउंटरपार्टी, की शर्तों और कीमतों को स्वीकार करते हैं, बिना बेहतर कीमत पर बातचीत करने का प्रयास किए, और अनुमान लगाइए कि व्यापार के दूसरे पक्ष में कौन है? एक वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग फर्म। इसके विपरीत, डे ट्रेडर को प्राइस मेकर होना चाहिए, प्राइस टेकर नहीं। प्राइस मेकर्स वे हैं जो स्टॉक बाजार में कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट फर्म, जबकि प्राइस टेकर्स वे हैं जो बाजार द्वारा दी गई कीमतों को स्वीकार करते हैं, जैसे आम निवेशक। लिमिट ऑर्डर्स डे ट्रेडर की लाभप्रदता की कुंजी हैं। एक लिमिट ऑर्डर स्टॉक खरीदने या बेचने का एक आदेश है जिसमें एक मूल्य सीमा, प्राइस लिमिट, जुड़ी होती है। यह खरीदार या विक्रेता को अपनी शर्तों पर व्यापार करने की अनुमति देता है। यदि आप अपनी शर्तों पर नहीं खरीद सकते तो आप बस दूसरे स्टॉक पर आगे बढ़ जाते हैं। यह एक नो लूज सिचुएशन। वॉल स्ट्रीट फर्म अपने मुनाफे इसी तरह कमाती हैं, केवल उन्हीं मूल्य स्तरों पर खरीदकर जहां वे तुरंत छोटे मुनाफे पर फिर से बेच सकते हैं। डे ट्रेडर को भी यही करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि आम निवेशक ये नहीं समझते कि वे लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग करके बेहतर कीमत पर स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं, और यह अज्ञानता वॉल स्ट्रीट और डे ट्रेडर दोनों को आम जनता के खर्च पर मुनाफा कमाने में सक्षम बनाती है। Public's misled tendency to use market orders and a lack of understanding of how to properly use limit orders is what enables both Wall Street and the day trader to make profits at the public's expense. अध्याय 4, डे ट्रेडर की क्रिस्टल बॉल, बिड आस्क स्प्रेड को समझना। चैप्टर 4, द डे ट्रेडर्स क्रिस्टल बॉल, अंडरस्टैंडिंग द बिड आस्क स्प्रेड। यह अध्याय बिड आस्क स्प्रेड को डे ट्रेडर के सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, के रूप में प्रस्तुत करता है। लेखक इसे चलती हुई तस्वीर का स्नैपशॉट ऑफ अ मूविंग पिक्चर कहते हैं। अल्पावधि में स्टॉक बाजार अक्षम है और बिड आस्क स्प्रेड की यांत्रिकी इन्हीं अक्षमताओं को उजागर करती है, जिससे त्वरित मुनाफे का फायदा उठाया जा सकता है। बिड आस्क स्प्रेड वही वह तंत्र है जिसके भीतर स्टॉक की खरीद और बिक्री होती है। NYSE के लिए
स्टॉक एक्सचेंज का फ्लोर वह जगह है जहां खरीदार और विक्रेता प्रदर्शित कीमतों पर बातचीत करते हैं। लेखक जोर देते हैं कि डे ट्रेडर को लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग करके उन मूल्य स्तरों पर कदम रखना चाहिए जहां बाजार में अक्षमताएं हों। स्टॉक ऊपर क्यों जाता है? What makes a stock move higher? लेखक बताते हैं कि यह कहना पूरी तरह से सही नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाता है क्योंकि खरीदार विक्रेताओं से अधिक हैं। हर व्यापार के लिए हमेशा एक समान संख्या में खरीदे और बेचे गए शेयर होते हैं। असली कारण ये है कि स्टॉक ऊपर जाता है क्योंकि प्रत्येक मूल्य स्तर पर सीमित संख्या में शेयर, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स, बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। जब खरीदार एक निश्चित मूल्य स्तर पर बिक्री के लिए उपलब्ध सभी शेयरों को खरीद लेते हैं, तो स्टॉक अगले उच्चतम स्तर पर चला जाता है जहां शेयर बिक्री के लिए होते हैं। इसे ऑफर उठाना, लिफ्टिंग द ऑफर, कहा जाता है। कोटेशन, द क्वोट लेखक एक विशिष्ट एनवाईसी स्टॉक, शिकागो ब्रिज एंड आयरन, CBI, के उदाहरण का उपयोग करके बिड आस्क स्प्रेड के घटकों की व्याख्या करते हैं। बिड प्राइस व उच्चतम कीमत जिस पर कोई स्टॉक खरीदने को तैयार है, जैसे $36। ये एक लिमिट ऑर्डर। बिड साइज उस बिड प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार शेयरों की संख्या, जैसे 10,000 शेयर। आस्क प्राइस वह न्यूनतम कीमत जिस पर कोई स्टॉक बेचने को तैयार है, जैसे $36.25। यह भी एक लिमिट ऑर्डर। आस्क साइज उस आस्क प्राइस पर बेचने के लिए तैयार शेयरों की संख्या, जैसे 2,500 शेयर। वॉल्यूम उस दिन तक कारोबार किए गए शेयरों की कुल संख्या। लेखक बताते हैं कि बिड एंड आस्क बाजार के दो प्राथमिक घटक हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी स्टॉक में बाजार क्या है पूछता है, तो इसका अर्थ है उच्चतम बिड और न्यूनतम ऑफर। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बातचीत की प्रक्रिया को दर्शाता है जो एक कीमत पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अध्याय बताता है कि मार्केट ऑर्डर्स जो तत्काल निष्पादन की गारंटी देते हैं लेकिन कीमत अनिश्चित होती है, और लिमिट ऑर्डर्स जो कीमत निश्चित करते हैं लेकिन निष्पादन की गारंटी नहीं देते, कैसे काम करते हैं। ये दर्शाता है कि जब एक विक्रेता एक मार्केट ऑर्डर का उपयोग करता है तो वे बिड को हिट करते हैं, और जब एक खरीदार एक मार्केट ऑर्डर का उपयोग करता है तो वे ऑफर को लिफ्ट करते हैं। लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग करके डे ट्रेडर बाजार द्वारा इंगित कीमतों से बेहतर कीमतों पर लेन देन कर सकते हैं। यह उन्हें मूल्य सुधार, प्राइस इंप्रूवमेंट, के लिए जगह देता है। लेखक जोर देते हैं कि डे ट्रेडर को केवल तभी व्यापार करना चाहिए जब ऑड्स उनके पक्ष में हों। ऑड्स आर इन देयर फेवर। अध्याय 5, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर विशेषज्ञ की भूमिका, चैप्टर 5, द रोल ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यह अध्याय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE की अनूठी विशेषज्ञ प्रणाली, स्पेशलिस्ट सिस्टम, और विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। NYSE को दुनिया का सबसे निष्पक्ष और व्यवस्थित बाजार बनाने में विशेषज्ञ की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हर सूचीबद्ध स्टॉक के लिए एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट नियुक्त होता है, जो उस स्टॉक में सभी लेन देन की देखरेख करता है। विशेषज्ञ का मुख्य काम एक व्यवस्थित बाजार, ऑर्डरली मार्केट, बनाए रखना है। इसका मतलब है कि वे बिड आस्क स्प्रेड को निर्धारित और अपडेट करते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि खरीदार और विक्रेता हमेशा अपने ऑर्डर पर उचित और तत्काल निष्पादन, फेयर एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिक्यूशंस, प्राप्त करें। विशेषज्ञ अपने खातों के लिए भी पद लेते हैं। वे बाजार के खरीदार और विक्रेता, बायर एंड सेलर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, के रूप में काम करते हैं। यदि खरीद आदेशों का मिलान बिक्री आदेशों से नहीं हो पाता है, तो विशेषज्ञ अपनी पूंजी जोखिम में डालकर ग्राहक के ऑर्डर का दूसरा पक्ष लेते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाने की उम्मीद होती है। उदाहरण के लिए, वे ग्राहक से $285 पर स्टॉक खरीद सकते हैं,
और फिर उसे दूसरे ग्राहक को $286.50 पर बेच सकते हैं, जिससे $1.50 प्रति शेयर का मुनाफा कमा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हाल के वर्षों में NYSE के अधिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मॉडल की ओर बढ़ने के कारण विशेषज्ञ की भूमिका में कमी आई है। हालांकि विशेषज्ञ की ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझना अभी भी महत्वपूर्ण है, खासकर चरम आपूर्तिमांग स्थितियों सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशंस में जहां उनकी भागीदारी जरूरी होती है। विशेषज्ञ प्रणाली का लाभ उठाना। यूजिंग द स्पेशलिस्ट सिस्टम टू योर एडवांटेज। विशेषज्ञ सबसे पहले डे ट्रेडर्स होते हैं और वे मुनाफा कमाने के लिए अपनी पूंजी जोखिम में डालते हैं। वे बिडास्क स्प्रेड के माध्यम से पैसा कमाते हैं, ग्राहकों के व्यापार के दूसरे पक्ष को लेकर। जब स्प्रेड चौड़ा होता है तो विशेषज्ञ इसमें कदम रखते हैं और स्प्रेड को संकीर्ण नैरो द स्प्रेड करते हैं, जिससे बाजार अधिक निष्पक्ष हो जाता है। यह आम जनता के लिए एक बड़ा लाभ है क्योंकि उन्हें अपने स्टॉक के लिए उचित बाजार मूल्य मिलता है। विशेषज्ञ की लिमिट ऑर्डर बुक। द स्पेशलिस्ट्स लिमिट ऑर्डर बुक। अतीत में विशेषज्ञों के पास ऑर्डर फ्लो तक पहुंच होती थी जो आम जनता से छिपा होता था। इस जानकारी को विशेषज्ञ की ऑर्डर बुक, स्पेशलिस्ट्स ऑर्डर बुक कहा जाता था। हाल के नियमों में बदलाव से यह विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी अब NYSE ओपन बुक के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस ऑर्डर बुक को देखकर ट्रेडर देख सकते हैं कि बाजार से दूर अन्य खरीदार और विक्रेता कहाँ छिपे हुए हैं, जैसे $280 पर 50,000 शेयरों का एक बड़ा खरीदार। यह ट्रेडर को स्टॉक की वास्तविक आपूर्ति और मांग को समझने में मदद करता है। मार्केट के दोनों तरफ होना। बीइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट। विशेषज्ञ का मुनाफा कमाने की कुंजी बाजार के दोनों तरफ एक ही समय पर होना है। वे सक्रिय रूप से व्यापार करके बहुत पैसा कमा सकते हैं जब कोई स्टॉक ज्यादा नहीं चलता। डे ट्रेडर को इन चालों की नकल करने का प्रयास करना चाहिए और आम जनता के मार्केट ऑर्डर्स से छोटे मुनाफे हासिल करने चाहिए। NYSE के निष्पक्ष ऑर्डर हैंडलिंग नियम। द NYSE's फेयर ऑर्डर हैंडलिंग रूल्स। ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है कि NYSE के नियम ग्राहकों के ऑर्डर को विशेषज्ञों के स्वयं के ऑर्डर पर प्राथमिकता देते हैं। NYSE rules always give priority to customer orders over the intentions of the specialist। इसका मतलब है कि यदि एक ग्राहक या डे ट्रेडर विशेषज्ञ के समान कीमत पर स्टॉक खरीदने को तैयार है, तो ग्राहक को विशेषज्ञ से पहले स्टॉक मिलता है। डे ट्रेडर इस नियम का फायदा उठाकर लगातार अल्पावधि मुनाफा कमाते हैं। डे ट्रेडर को छाया विशेषज्ञ शैडो स्पेशलिस्ट की तरह काम करना चाहिए। उन्हें विशेषज्ञ के समान ही खरीद और बिक्री स्तरों का चयन करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि विशेषज्ञ अक्सर गोल संख्या में बिड, जैसे 500 या 1000 शेयर लगाते हैं, जबकि ग्राहकों के ऑर्डर अक्सर विषम संख्या में होते हैं। यह विशेषज्ञ की स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करता है। हालांकि विशेषज्ञ डे ट्रेडर्स को पसंद नहीं करते क्योंकि वे उनके मुनाफे छीनते हैं। विशेषज्ञ डे ट्रेडर के खिलाफ व्यापार करने की कोशिश करेंगे, खासकर जब डे ट्रेडर के लिमिट ऑर्डर्स बाजार से दूर होते हैं। डे ट्रेडर को सावधान रहना चाहिए और केवल तभी व्यापार करना चाहिए जब आपूर्ति और मांग सप्लाई एंड डिमांड की स्थिति अनुकूल दिख रही हो। अनुभाग 4 NYSE स्कैल्पिंग का परिचय। विशेषज्ञ के मुंह से निवाला छीनना। सेक्शन 4 इंट्रोडक्शन टू स्कैल्पिंग द NYSE, टेकिंग फूड आउट ऑफ द स्पेशलिस्ट्स माउथ। ये खंड स्कैल्पिंग की अवधारणा पर केंद्रित है, एक ट्रेडिंग रणनीति जिसमें विशेषज्ञ के मुनाफे को छीनने के लिए बिडास्क स्प्रेड का फायदा उठाया जाता है। लेखक बताते हैं कि स्टॉक का अस्थिर होना मुनाफा कमाने के लिए जरूरी नहीं है। वास्तव में कुछ बेहतरीन अवसर अक्सर कम अस्थिरता वाले स्टॉक, लेस वॉलेटाइल स्टॉक्स में मिलते हैं। अध्याय 6 डे ट्रेडर का गुप्त हथियार, बिडास्क स्प्रेड का फायदा उठाना। चैप्टर 6 द डे ट्रेडर्स सीक्रेट वेपन, एक्सप्लॉटिंग द बिडास्क स्प्रेड। यह अध्याय विशेष रूप से कम अस्थिरता वाले स्टॉक, लेस वॉलेटाइल स्टॉक्स में स्कैल्पिंग रणनीतियों स्ट्रैटेजीज
पर केंद्रित है। लेखक चेतावनी देते हैं कि ये रणनीति अत्यधिक अस्थिर स्टॉक, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स के लिए उपयुक्त नहीं है। बिना हिले स्टॉक से पैसे कैसे कमाएं? हाउ कैन यू मेक मनी ट्रेडिंग स्टॉक्स दैट डोंट मूव? लेखक बताते हैं कि रोजाना ऐसे सैकड़ों स्टॉक होते हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं या केवल कुछ सेंट ऊपर या नीचे जाते हैं। आम निवेशक सोचते हैं कि इनमें कोई मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन ट्रेडर अलग तरह से देखते हैं। स्कैल्पर की भूमिका, द रोल ऑफ द स्कैल्पर। स्कैल्पर्स वे डे ट्रेडर होते हैं जो रेजर थिन मुनाफे, रेजर थिन प्रॉफिट्स कमाते हैं। वे वॉल्यूम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब एक स्टॉक एक दिन में कुछ लाख शेयरों का व्यापार करता है और अस्थिर नहीं होता है, तो अल्पावधि मुनाफे के प्रचुर अवसर होते हैं। स्कैल्पर के रूप में सफलता की 4 कुंजियां हैं। 1. अच्छे प्रवेश और निकास बिंदु, गुड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स चुनना ताकि नुकसान का जोखिम सीमित हो। 2. जल्दी अंदर और बाहर निकलना, गेट इन एंड आउट क्विकली ताकि ट्रेडिंग पूंजी का अधिकतम उपयोग हो सके। 3. पर्याप्त बड़ी स्थिति, लार्ज इनफ पोजीशन का व्यापार करना, जैसे 1000 शेयर, ताकि 10 सेंट का छोटा मुनाफा भी समय और प्रयास के लायक हो। 4. नुकसान से ज्यादा बार जीतना, विन मोर टाइम्स दैन यू लूज। सिंगल्स मारो, होम रन नहीं। हिट सिंगल्स, नॉट होम रन्स। ये वॉल स्ट्रीट की ट्रेडिंग फर्मों की मानसिकता है। वे बड़े एकमुश्त लाभ के लिए नहीं जाती, बल्कि छोटे लगातार लाभों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। डे ट्रेडर को भी यही मानसिकता अपनानी चाहिए। रडार के नीचे काम करना, ऑपरेटिंग अंडर द रडार। स्कैल्पिंग इसलिए अच्छी तरह काम करती है क्योंकि ये ऐसे माहौल में की जाती है जहां बाकी दुनिया होम रन मारने की कोशिश कर रही होती है। विशेषज्ञ भी इसी तरह काम करते हैं, बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए छोटे लगातार मुनाफे कमाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि NYSE स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपके व्यापार सीधे NYSE फ्लोर पर भेजे जाने चाहिए। यदि नहीं, तो आपको अच्छी भरपाई फिल मिलने की संभावना कम हो जाती है। ग्लैमर स्टॉक से बचना, अवॉइडिंग दी ग्लैमर स्टॉक। स्कैल्पिंग के लिए अत्यधिक अस्थिर ग्लैमर स्टॉक्स से बचना महत्वपूर्ण है। ये स्टॉक बहुत तेजी से चल सकते हैं, जिससे छोटे मुनाफों के लिए स्कैल्पिंग बहुत जोखिम भरा हो जाती है। बिड आस्क स्प्रेड का फायदा उठाना, एक्सप्लॉटिंग द बिड आस्क स्प्रेड। स्कैल्पिंग का मुख्य लक्ष्य बिड आस्क स्प्रेड का फायदा उठाना है। आप सावधानी से एक कीमत चुनते हैं जिस पर स्टॉक के लिए बिड करना है, ये उम्मीद करते हुए कि आप इसे मुनाफे पर बेच पाएंगे। ट्रेड का स्वीट स्पॉट ढूंढना, फाइंडिंग द ट्रेड स्वीट स्पॉट। आपको तभी पूंजी जोखिम में डालनी चाहिए जब ऑड्स आपके पक्ष में हों। ऑड्स स्विंग टू योर फेवर। ये स्वीट स्पॉट तब प्रकट हो सकता है जब कोई बड़ा खरीदार दिखाई दे, कोई बड़ा विक्रेता ऑर्डर रद्द कर दे, या विशेषज्ञ की लिमिट ऑर्डर बुक में खरीदारों और विक्रेताओं का सूक्ष्म फेरबदल हो। टाइम एंड सेल्स कार्यक्षमता, जो व्यापार मंचों पर उपलब्ध है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपको समय, व्यापार का आकार और व्यापार के समय बिड और आस्क को देखने की अनुमति देता है। यह आपको स्टॉक में बदलती आपूर्ति और मांग की तस्वीर को समझने में मदद करता है। लेखक बताता है कि कैसे आप बिड आस्क स्प्रेड में संकेतों का उपयोग करके स्वीट स्पॉट की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि विशेषज्ञ स्प्रेड को चौड़ा रखता है, तो यह दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धा कम है और स्प्रेड का फायदा उठाने के लिए जगह है। यदि बिड पर कोई बड़ा खरीदार बैठा है, तो यह स्टॉक के लिए एक तेजी का संकेत है। ट्रेडिंग के नियम, ट्रेडिंग डॉस एंड डोंट्स। 1. यदि बिड पर या बिड से थोड़ा नीचे कोई बड़ा खरीदार है, तो यह एक अनुकूल स्थिति है। 2. यदि आस्क पर या बाजार से थोड़ा ऊपर कोई बड़ा विक्रेता है, तो स्टॉक में प्रवेश करने से बचें। 3. यदि आपूर्ति मांग की तस्वीर बदल जाती है, तो ऑर्डर रद्द करने से न डरें। 4. यदि खरीदने के बाद आपूर्ति मांग की तस्वीर प्रतिकूल रूप से बदल जाती है, तो नुकसान पर भी स्टॉक से बाहर निकलने पर विचार करें। लेखक एक उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने डीन फूड्स (DF)
में $100 का मुनाफा कमाया, जबकि स्टॉक ज्यादा नहीं चला। उन्होंने बिड पर खरीदकर और आस्क पर बेचकर, बाइंग ऑन द बिड एंड सेलिंग ऑन द आस्क, समय और बिक्री डेटा का विश्लेषण करके और विशेषज्ञ की लिमिट ऑर्डर बुक में बड़े खरीदारों की उपस्थिति की जांच करके ऐसा किया। अनुभाग वी, बाजार की गति का व्यापार, अस्थिरता से कैसे लाभ उठाएं। सेक्शन वी, ट्रेडिंग दी मार्केट्स मोमेंटम, हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी। ये खंड बाजार की सबसे अस्थिर, मोस्ट वॉलेटाइल और अनिश्चित स्थितियों के दौरान उत्पन्न होने वाले ट्रेडिंग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। लेखक बताते हैं कि अत्यधिक अस्थिरता एनवाईसी विशेषज्ञ के लिए व्यवस्थित बाजार, ऑर्डरली मार्केट, बनाए रखना बहुत मुश्किल बना सकती है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ खुद को बचाने के लिए बिडास्क स्प्रेड्स को चौड़ा करेंगे, जिससे डे ट्रेडर के लिए मुनाफे के अवसर बढ़ जाते हैं। यह हाउस एज जितना बड़ा होगा, घर के साथ दाव लगाने वाले ट्रेडर के लिए उतना ही अधिक लाभदायक हो सकता है। अध्याय 7, बाजार की अस्थिरता और गति का फायदा उठाना, अस्थिर स्टॉक का व्यापार करने की रणनीतियाँ। चैप्टर 7, एक्सप्लॉटिंग मार्केट वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम, स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रेडिंग वॉलेटाइल स्टॉक्स। लेखक स्वीकार करते हैं कि अधिकांश नौसिखिए व्यापारियों के लिए उच्च अस्थिरता वाले स्टॉक में लगातार मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल है। वाइड बिडास्क स्प्रेड्स, धीमा निष्पादन, स्लो एक्सिक्यूशंस और तेज बाजार आंदोलन, लाइटनिंग फास्ट मार्केट मूवमेंट्स अस्थिर स्टॉक में अधिक तीखे होते हैं। यदि आप विशेषज्ञ के रास्ते में आते हैं तो आप संभवतः पैसा खो देंगे। हाउस के साथ दाव लगाना, बेटिंग विद द हाउस। लेखक बताते हैं कि डे ट्रेडर को घर के खिलाफ, अगेंस्ट द हाउस, कभी दाव नहीं लगाना चाहिए। उच्च अस्थिरता वाले एनवाईसी स्टॉक में पैसा कमाने का एक तरीका गैप ओपन को खेलना है, जहां आप खुलने पर विशेषज्ञ के साथ व्यापार करते हैं। बुरी खबर पर खरीदना, बाइंग ऑन बैड न्यूज। जब किसी कंपनी से बुरी खबर आती है तो स्टॉक पर भारी बिक्री आदेश, सेल ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। यदि स्टॉक बुरी खबर पर 15 अंक नीचे खुलता है तो विशेषज्ञ को अंतिम उपाय के खरीदार, बायर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस स्थिति में विशेषज्ञ उस कीमत को निर्धारित करेगा जिस पर वह स्टॉक खरीदता है, और वे हमेशा ऐसी कीमत चुनेंगे जहां उन्हें मुनाफा कमाने का विश्वास हो। डे ट्रेडर खुलने पर स्टॉक खरीदकर, जॉइनिंग द स्पेशलिस्ट इन बाइंग द स्टॉक ऑन द ओपनिंग प्रिंट, विशेषज्ञ के साथ शामिल हो सकते हैं, जिसका इरादा कुछ ही मिनटों बाद मुनाफे पर स्टॉक को फिर से बेचना होता है। लेखक कंप्यूटर एसोसिएट्स (CA) का एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं, जो बुरी खबर के कारण खुलने पर 15 अंक से अधिक नीचे गिर गया था और विशेषज्ञों को भारी मात्रा में स्टॉक खरीदना पड़ा था। लेखक ने 39.12 पर 1000 शेयर खरीदे और स्टॉक कुछ ही मिनटों में 40 से ऊपर चला गया, जिससे उन्हें $875 का मुनाफा हुआ। यह विशेषज्ञ की पीठ पर सवारी करना, राइडिंग ऑन द स्पेशलिस्ट्स बैक, कहलाता है। गैप ओपनिंग ट्रेड के पैरामीटर्स ऑफ द गैप ओपनिंग ट्रेड। एक बड़े बाजार अग्रणी एनवाईसी स्टॉक, लार्ज मार्केट लीडिंग एनवाईसी स्टॉक्स। ये रणनीति एनवाईसी सूचीबद्ध प्रसिद्ध शेयरों पर सबसे अच्छा काम करती है, क्योंकि उनमें हमेशा पर्याप्त खरीदने की रुचि होती है। 2. सूचना का पूर्ण प्रसार, फुल डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सुनिश्चित करें कि स्टॉक को नीचे ले जाने वाली बुरी खबर खुलने से पहले पूरी तरह से फैल चुकी हो, ताकि बिक्री का दबाव खुलने पर सबसे अधिक तीव्र हो। 3. अत्यधिक आपूर्ति मांग असंतुलन, एक्सट्रीम सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस। केवल एक वास्तविक घबराहट की बिक्री, पैनिक सेल ऑफ, 5, 10, 15 अंक या अधिक नीचे पर ही व्यापार करें, न कि केवल एक छोटी सी बिकवाली पर। 4. ऑर्डर बुक को साफ करना, क्लियर दी ऑर्डर बुक। यह आकलन करना सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या शुरुआती व्यापार विशेषज्ञ की लिमिट ऑर्डर बुक से विक्रेताओं को साफ कर देगा। यदि नहीं, तो स्टॉक के तुरंत उछलने की संभावना कम है। बाजार सूचकांकों के साथ व्यापार करना,
ट्रेडिंग टिक फॉर टिक विद दी मार्केट इंडेक्सेस। लेखक बताते हैं कि बड़े कैप स्टॉक अक्सर समग्र बाजार के रुझान जैसे डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 फ्यूचर्स S&P 500 फ्यूचर्स के साथ चलते हैं। बाजार रैली होने पर लिमिट ऑर्डर्स काम नहीं करते क्योंकि ट्रेडर ऑफर उठाते हैं और स्टॉक खरीदने के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करने को मजबूर होते हैं। नैस्डैक और मार्केट मेकर्स की भूमिका। नस्डैक एंड दी रोल ऑफ दी मार्केट मेकर्स। नैस्डैक NYSE से अलग है क्योंकि यह विशेषज्ञ प्रणाली स्पेशलिस्ट सिस्टम के बजाय मार्केट मेकर्स पर निर्भर करता है। कई फर्म एक ही स्टॉक में व्यापार करती हैं जिससे अधिक अस्थिरता हो सकती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि नैस्डैक नौसिखिए डे ट्रेडर के लिए एक खतरनाक सीखने का मैदान हो सकता है। नैस्डैक के पास सोज बैंडिट्स जैसे पेशेवर डे ट्रेडर भी थे जिन्होंने स्मॉल ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिस्टम सोस का फायदा उठाकर तेजी से निष्पादन प्राप्त किया। हालांकि इन नियमों को बदल दिया गया है। नैस्डैक पर मार्केट मेकर्स और डे ट्रेडर के बीच संबंध अभी भी विरोधी है। शॉर्ट सेलिंग यह एक स्टॉक को बेचने की प्रथा है इससे पहले कि आप उसे खुद खरीदें, इस उम्मीद में कि उसकी कीमत गिरेगी। यदि आप $100 पर शॉर्ट करते हैं और $99 पर वापस खरीदते हैं तो आप $1 कमाते हैं। हालांकि शॉर्टिंग में नुकसान का जोखिम असीमित अनलिमिटेड होता है। नैस्डैक स्टॉक के व्यापार के दो तरीके 2 मेथड्स फॉर डे ट्रेडिंग नस्डैक स्टॉक्स। 1. पुल बैक पर मजबूत स्टॉक खरीदना। बाइंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑन पुलबैक्स। जब कोई स्टॉक ऊंचा खुलता है लेकिन खुलने के 10 से 15 मिनट बाद थोड़ा गिर जाता है तो यह एक पुलबैक होता है। ऐसा तब होता है जब मार्केट मेकर्स को बड़ी संख्या में खरीद ऑर्डर को पूरा करने के लिए स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वे स्टॉक को असामान्य रूप से ऊंचा खोलते हैं। बाद में वे स्टॉक को धीरे धीरे नीचे गिरने देते हैं। चौकस डे ट्रेडर इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं जब मार्केट मेकर्स सबसे कमजोर होते हैं, स्टॉक को खरीदने की दूसरी लहर शुरू करके उन्हें अपने शॉर्ट पदों को अधिक कीमतों पर कवर करने के लिए मजबूर करते हैं। 2. मजबूत स्टॉक को रात भर रखना। होल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ओवरनाइट। यह रणनीति तब काम करती है जब आप दोपहर में एक मजबूत स्टॉक खरीदते हैं और उसे अगली सुबह खुलने पर बेचते हैं। इसका कारण यह है कि खरीद की ताकत अगले दिन तक फैल जाएगी। ऐसा तब हो सकता है जब मार्केट मेकर्स रैली के दौरान शॉर्ट हो जाते हैं और उन्हें अपने पदों को कवर करने के लिए स्टॉक को वापस खरीदना पड़ता है, या जब स्टॉक को चलाने वाली जानकारी पूरी तरह से प्रसारित नहीं हुई होती है। अफवाह पर खरीदना और तथ्य पर बेचना। बाइंग ऑन रूमर एंड सेलिंग ऑन फैक्ट इस रणनीति की कुंजी है। अध्याय 8 डे ट्रेडर का कंगाल खाना। मैंने 24 घंटे से भी कम समय में $12,000 कैसे गंवाए। चैप्टर 8 द डे ट्रेडर्स टिकट टू द पुअर हाउस। हाउ आई मैनेज टू लूज $12,000 इन लेस देन 24 आवर्स। यह अध्याय एक चेतावनीपूर्ण कहानी कॉशनरी टेल जहां लेखक क्रिस्टोफर फेरेल बताते हैं कि कैसे उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में $12,000 से अधिक का नुकसान लॉस्ट ओवर $12,000 इन लेस देन 24 आवर्स किया। यह उनकी ट्रेडिंग यात्रा का एक दर्दनाक लेकिन सीखने वाला अनुभव था। लेखक ने इस नुकसान में कई बुनियादी नियमों कार्डिनल रूल्स को तोड़ा। नुकसान से चिपके रहना, राइडिंग अ लॉस इनटू दी ग्राउंड। जब स्टॉक उनके खिलाफ गया तो वे जल्दी नहीं निकले। अब भावनाओं से व्यापार करना, ट्रेडिंग ऑन इमोशन। उन्होंने लालच में आकर व्यापार किया, यह महसूस करते हुए कि स्टॉक उनका कुछ बकाया। नुकसान के बाद स्टॉक में वापस जाना, गोइंग बैक इनटू दी स्टॉक आफ्टर लॉस। उन्होंने एक ही स्टॉक सिटीकॉर्प में बार बार व्यापार किया जिसमें वे पहले ही पैसा गंवा चुके थे। बड़ी स्थिति लेना, टेकिंग ऑन लार्जर पोजीशंस। उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए शेयरों की संख्या दोगुनी कर दी। वह चौड़े बिडास्क स्प्रेड में व्यापार, ट्रेडिंग इन अबनॉर्मली वाइड बिडास्क स्प्रेड्स। ऐसे बाजारों में जहां स्प्रेड बहुत चौड़ा था, उन्होंने मार्केट ऑर्डर्स का उपयोग किया। ऐसे में लिमिट
लिमिट ऑर्डर्स या मार्केट ऑर्डर्स दोनों ही प्रभावी नहीं होते। पुरानी मूल्य जानकारी पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन ओल्ड प्राइस इंफॉर्मेशन अत्यधिक अस्थिरता में कोटे की कीमतें, कोटेड प्राइसेस, वास्तविक खरीदारों और विक्रेताओं के इरादों को नहीं दर्शा सकती हैं, जिससे खराब निष्पादन होता है। छुट्टी के सप्ताहांत से पहले अस्थिर स्टॉक का व्यापार, ट्रेडिंग वॉलेटाइल स्टॉक्स बिफोर हॉलिडे वीकेंड व्यापारियों को लंबे सप्ताहांत से पहले स्थिति हल्की करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे बिक्री का दबाव बढ़ सकता है। लेखक ने इस अनुभव से सीखा कि अस्थिर स्टॉक में घबराहट की खरीद, पैनिक बाइंग इन वॉलेटाइल स्टॉक्स के दौरान बाजार के कोटे, क्वोट्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जब हर कोई एक ही जानकारी पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है, तो आप दूसरों से आगे नहीं निकल सकते। डे ट्रेडर को केवल तभी खरीदना चाहिए जब बाजार को खरीदारों की जरूरत हो, और बेचना चाहिए जब बाजार को विक्रेताओं की जरूरत हो। इसके विपरीत करना लगभग हमेशा नुकसान का कारण बनता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि नुकसान ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, और अच्छे ट्रेडर वे होते हैं जो उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें जोखिम नियंत्रण, रिस्क कंट्रोल, मानसिक दृढ़ता, मेंटेनिंग कंपोजर, और बाजार का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर द मार्केट जैसे महत्वपूर्ण सबक शामिल हैं। परिशिष्ट डे ट्रेडर का शस्त्रागार, ऑनलाइन ब्रोकर, ट्रेड कमीशन, रियल टाइम कोट सिस्टम, और होम ऑफिस अपेंडिक्स, द डे ट्रेडर्स आर्सनल, ऑनलाइन ब्रोकर्स, ट्रेड कमीशंस, रियल टाइम कोट सिस्टम्स एंड द होम ऑफिस। ये परिशिष्ट ऑनलाइन डे ट्रेडर के लिए आवश्यक व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑनलाइन ब्रोकर चुनना, चूजिंग एन ऑनलाइन ब्रोकर डे ट्रेडर के लिए ब्रोकरेज कमीशंस सबसे बड़ी व्यावसायिक लागत होती है। इसलिए सबसे सस्ती कमीशन दर पर बातचीत करना, नेगोशिएटिंग दी चीपेस्ट पॉसिबल कमीशन रेट, उनकी लाभप्रदता के लिए बिल्कुल जरूरी है। लेखक बताते हैं कि सभी कमीशन दरें बातचीत योग्य, नेगोशिएबल होती हैं। ब्रोकर को एनवाईसी पर सीधे ऑर्डर भेजने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अनुकूल कीमत पर निष्पादन की संभावना बढ़ जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि लिमिट ऑर्डर्स के लिए कमीशन दरों की तुलना करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल मार्केट ऑर्डर्स की। सिस्टम क्रैश और देर से भरना, सिस्टम क्रैशेस एंड दी लेट फिल। ऑनलाइन ट्रेडिंग में देर से भरना, लेट फिल, जब आप स्टॉक खरीदते हैं और वह घंटों बाद भी आपके खाते में नहीं आता है। और सिस्टम क्रैश, जब पूरी वेबसाइट या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउन हो जाता है, जैसी तकनीकी समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं अक्सर सबसे खराब समय पर होती हैं, जब आपका पैसा जोखिम में होता है। जब सिस्टम डाउन होता है तो फोन लाइनों पर भीड़ लग जाती है और अक्सर सहायता प्राप्त करना मुश्किल होता है। ग्राहक सेवा, बैकऑफिस समस्याएं और व्यापार विसंगतियां, कस्टमर सर्विस, बैक ऑफिस प्रॉब्लम्स एंड ट्रेड डिस्क्रिपेंसीज। ट्रेडिंग में गलतियां और विसंगतियां, जैसे कमीशन का अधिक शुल्क, अनुचित निष्पादन या गलत स्टॉक का क्रेडिट होना आम बात है। इन समस्याओं से निपटने के लिए अच्छे ट्रेडिंग रिकॉर्ड रखना, कीपिंग गुड ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स, महत्वपूर्ण है। लेखक प्रत्येक व्यापार के लिए एक अलग 3x5 कार्ड, सेपरेट 3x5 कार्ड रखने और एक सटीक दैनिक ट्रेडिंग लॉग, एक्यूरेट डेली ट्रेडिंग लॉग बनाए रखने की सलाह देते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आपके पास ब्रोकर के रिकॉर्ड के अलावा एक स्वतंत्र संदर्भ बिंदु हो। होम ऑफिस और वर्चुअल ट्रेडिंग फ्लोर, द होम ऑफिस एंड द वर्चुअल ट्रेडिंग फ्लोर। लेखक बताते हैं कि जिस माहौल में आप काम करते हैं, उसका आपकी मुनाफा कमाने की क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। होम ऑफिस ट्रेडिंग के लिए सबसे किफायती तरीका है, खासकर शुरुआत में जब कमाई अस्थिर होती है। आवश्यक ट्रेडिंग उपकरण में शामिल हैं: 1. पर्याप्त गति और मेमोरी वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर। 2. केबल इंटरनेट कनेक्शन। 3. व्यापक रियल टाइम कोट सिस्टम, एक्सटेंसिव रियल टाइम कोट सिस्टम, जिसमें एनवाईसी विशेषज्ञ की लिमिट ऑर्डर बुक से सीधे डेटा प्राप्त करने की क्षमता शामिल हो। 4. CNBC, ब्लूमबर्ग
और या फॉक्स बिजनेस न्यूज़ देखने के लिए केबल टेलीविज़न। घर से काम करने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। घर से काम करने की अपनी चुनौतियां हैं, जिनमें एकांत कारक, आइसोलेशन फैक्टर भी शामिल है। एक ट्रेडर को अकेलापन महसूस हो सकता है, जो मानसिक रूप से थकाऊ हो सकता है। हालांकि लेखक ने व्यक्तिगत रूप से घर से काम करने का आनंद लिया है और इसे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक पुरस्कृत तरीका मानते हैं। परिशिष्ट बी, जीवनयापन के लिए ट्रेडिंग पर विचार। ट्रेडिंग पूंजी का आवंटन, पैटर्न डे ट्रेडर नियम, मार्जिन का उपयोग और अंशकालिक बनाम पूर्णकालिक ट्रेडिंग। अपेंडिक्स बी, कंसिडरेशंस फॉर ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, द एलोकेशन ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल, द पैटर्न डे ट्रेडर रूल, यूजिंग मार्जिन एंड ट्रेडिंग पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम। यह अंतिम परिशिष्ट डे ट्रेडिंग को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और व्यक्तिगत विचारों पर केंद्रित है। ट्रेडिंग पूंजी का आवंटन, एलोकेशन ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। लेखक बताते हैं कि डे ट्रेडर का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण उनकी ट्रेडिंग पूंजी, ट्रेडिंग कैपिटल, ये जोखिम पूंजी, रिस्क कैपिटल होनी चाहिए, यानी ऐसा पैसा जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं और जिसे जीवनयापन के खर्चों को पूरा करने के लिए निकालने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिंग पूंजी को युद्ध के लिए गोला बारूद, एम्यूनिशन फॉर बैटल के रूप में देखना चाहिए। लेखक चेतावनी देते हैं कि कभी भी व्यापार को मजबूर न करें, नेवर टू फोर्स अ ट्रेड। यदि आप बिलों का भुगतान करने के लिए पैसा कमाने के दबाव में व्यापार करते हैं तो आपका निर्णय बिगड़ जाएगा और आप पैसा गंवा देंगे। भावनात्मक रूप से अपनी ट्रेडिंग पूंजी से अलग, डिटैच्ड होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नुकसान अपरिहार्य हैं। भावनात्मक लगाव से नुकसान को कम करना मुश्किल हो जाता है और मुनाफे को समय से पहले बंद कर दिया जाता है। पैटर्न डे ट्रेडर नियम, दी पैटर्न डे ट्रेडर रूल। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यूथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, सेक ने पैटर्न डे ट्रेडर नियम, पैटर्न डे ट्रेडर रूल लागू किया है ताकि अत्यधिक डे ट्रेडिंग के खतरों से जनता की रक्षा की जा सके। इस नियम के अनुसार जो ट्रेडर 5 व्यावसायिक दिनों में 4 से अधिक डे ट्रेड करते हैं, उन्हें पैटर्न डे ट्रेडर, पैटर्न डे ट्रेडर माना जाता है। पैटर्न डे ट्रेडर्स, पैटर्न डे ट्रेडर्स को अपने खाते में हर समय कम से कम $25,000 की इक्विटी बनाए रखनी होती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन मार्जिन, यह लाभप्रद डे ट्रेडिंग के लिए आवश्यक है। मार्जिन पर ट्रेडिंग का अर्थ है कि आप अपनी ब्रोकरेज खाते में नकद राशि का 4 गुना तक इंट्राडे स्थिति, इंट्राडे पोजीशंस ले सकते हैं और रात भर की स्थिति पर अपनी ट्रेडिंग पूंजी का 2 गुना। यदि आप रातों रात पदों को नहीं रखते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। हालांकि मार्जिन पर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन मार्जिन का एक खतरनाक पक्ष है। आप उधार लिए गए पैसे पर होने वाले किसी भी नुकसान के लिए 100% जिम्मेदार होते हैं। मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल्स, ब्रोकरेज फर्म आपको उधार दिए गए पैसे की सुरक्षा के लिए मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल्स का उपयोग करती हैं। यदि आपके खाते का मूल्य नाटकीय रूप से गिर जाता है और आप अतिरिक्त पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, तो ब्रोकर आपके शेष होल्डिंग्स को बेच सकता है ताकि उनके पैसे की भरपाई हो सके। $5 से कम के स्टॉक आमतौर पर मार्जिन योग्य, मार्जिनेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें ब्रोकरेज फर्म के लिए बहुत अधिक जोखिम होता है। अंशकालिक बनाम पूर्णकालिक ट्रेडिंग, पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम ट्रेडिंग। लेखक सुझाव देते हैं कि पूर्णकालिक ट्रेडिंग के लिए कम से कम $50,000 की पूंजी होनी चाहिए, जबकि अंशकालिक ट्रेडिंग के लिए $25,000 पर्याप्त हो सकता है। अंशकालिक ट्रेडिंग आपको अपनी नौकरी छोड़े बिना डे ट्रेडिंग में कदम रखने की अनुमति देती है, लेकिन इसके लिए बाजारों पर 100% ध्यान केंद्रित, 100% फोकस्ड करना आवश्यक है। बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने जैसे महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान विचलित होना महंगा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी डे ट्रेडिंग ऑनलाइन की ऑडियोबुक समरी। उम्मीद है कि आपको इससे डे ट्रेडिंग की सच्चाई, रिस्क मैनेजमेंट और सही माइंडसेट के बारे में गहरी समझ मिली होगी। अगर आप भी ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं और रोजाना प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हैं,
तो इस किताब के सिद्धांतों को अपनाइए और अभ्यास में लग जाइए। ऐसी ही दमदार और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली समरी आप किस किताब की सुनना चाहेंगे। ट्रेड करें समझदारी से, सीखें रणनीति से।